हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हमारा एक नर्सिंग शेड्यूल क्या हो सकता है। अपने एज अ स्टाफ नर्स काम करते हुए अपने नर्सिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे जो पीछे की लुक आ रही है वो हमारे कमरे की है, और इतना तो वो नहीं है, कुछ दिख रहा हो तो सॉरी, बट टुडे आई हैव डिस्कस फॉर सम रूटीन, लाइक कि हम ड्यूटी आवर में हैं तो फिर हम कैसे अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे करें ताकि आप लोग में से कितने लोग तैयारी कर रहे होंगे एम्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ आरआरबी के लिए। आरआरबी की वैकेंसी आई थी, बहुत सारे लोगों ने फील करा होगा, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। बीटीएससी का पेपर दिया होगा, आप लोग को पता ही होगा कैसे गए पेपर और कैसा रिजल्ट आया है। आंसर की मैं चेक तो कर ही लिया होगा, बट हम इन सबसे परे होकर के, जैसे हमारा भी जीएमसीएच मैंने दिया था, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, पहले भी मैंने वीडियो में बता दिया था। एज ए नर्सिंग स्टूडेंट अभी हम अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं ताकि हम अपने आप को उस लेवल पे ले जा सके, हम अपनी तैयारी को उस लेवल पे ले जा सके कि अगला नर्सिंग ऑफिसर हम बन सके, मैं बन सकूं। तो अपने साथियों से ये कहना चाहूँगा कि किस तरह से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, किस तरह से आप अपना स्टडी कर सकते हैं, और क्या-क्या हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसके बारे में हम आप लोग को बताएँगे। सबसे पहले आप सब में से बहुत सारे लोग जो हैं हॉस्पिटल में वर्क करते होंगे, ड्यूटी करते होंगे, जो कि हमारा फिक्स होता है 4 6 6 और 12, 3 ड्यूटी रोस्टर होता है, तो इसके हिसाब से हम चलते हैं। हमारा नाइट आते ही कुछ चीज़ें जो है कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगना या फिर बोरिंग लगना, जस्ट लाइक कि फिर नींदें आती है, तो उस समय हमारा रूटीन टूट जाता है, फिर हमें समझ में नहीं आता हम उस स्टडी को कंटिन्यू कैसे करें। फिर एक बार टूट जाने के बाद हमें बार-बार जो है दिक्कतें आती है हर बार। तो इसके लिए सबसे पहले अगर जो आपकी मॉर्निंग ड्यूटी हो तो आप स्टडी को अपना इवनिंग में प्लान करें, जस्ट लाइक कि मॉर्निंग आए 3-4 बजे तक आप अकेले हो तो खाना-पीना 4 बजे तक खा पी के फ्री हो जाओ, फिर 1 आध घंटे आराम कर लो, तब हो गई 5। एकदम कंफर्टेबल आप करो, ज़्यादा आपको इतना भी हाइपर होके स्टडी नहीं करना कि हमें 1 महीने में तैयारी करके, इतना भी नहीं करना, आराम-आराम से करना है। 5 से 8 तक आप तैयारी करो, जस्ट लाइक 3 घंटे इनफ फॉर स्टडी फॉर नर्सिंग ऑफिसर। सो 2 टू 3 आवर, 2 टू 3 नहीं, 3 आवर्स कंटिन्यू आप स्टडी रेगुलर बेसिस पे करते हो तो फिर आप जो है एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज कंटिन्यू सबसे बड़ा चीज़ है कि आप जो है उसको कितने समय तक उस चीज़ को, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो। जस्ट लाइक कि हमें 3 आवर पढ़ना है तो आप 3 घंटा कंटिन्यू आप पढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 घंटा रेगुलर उसको कंटिन्यू रखो। पर डे 3 घंटा आपको देना है किसी तरह से। स्टार्ट कहाँ से करें? सबसे पहले जो आप स्टार्ट करें, आप अपना एनाटॉमी उठाएँ, एनाटॉमी पहले क्लियर करें। एनाटॉमी में आपको मोस्टली जो है ज़्यादा क्वेश्चन राइज नहीं होता, बट डिजीज जो है कोरिलेट करना पड़ता है। आंसर कहीं से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो आप लोग वहाँ से स्टार्ट करें। और एनाटॉमी स्टार्ट करने के बाद फंडामेंटल, फंडामेंटल या एनाटॉमी के साथ साथ आप मेडिकल सर्जिकल या एडल्ट नर्सिंग, जिसको अभी लेटेस्ट में कर दिया गया है, उसको पढ़ें। एनाटॉमी के साथ साथ सीएचओ एक बार देखें, फर्स्ट सेकंड दोनों कंप्लीट एटलीस्ट 1 टाइम में हो जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक, ज़्यादा बड़ा बुक नहीं है, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल है। सीएचओ सबसे बड़ा आपको मेडिकल सर्जिकल ही होगा, जिसको एडल्ट नर्सिंग कर दिया गया है। और दूसरा आपको पीडियाट्रिक हो गया, पीडियाट्रिक पे ध्यान दीजिए। फार्माकोलॉजिकल थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज कि 1 to 2 क्वेश्चन ऑलवेज ऑलवेज आस्किंग फॉर ऑल एग्जाम इन फार्माकोलॉजिकल, so that's important for all exam, 1 to 2 नंबर, बट इट्स अ, और ज़्यादा बड़ा हमारा बुक भी नहीं है, छोटा है। फार्माकोलॉजिकल हम इजी है,
हम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है, सबसे तीसरा नंबर पे आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ सकते हैं। ये आप एमएसएन पढ़ेंगे, उससे कोरिलेट करते करते ज़्यादा उसमें टॉपिक नहीं बचेगा। एमएसएन आपका अगर जो कंप्लीट हो जाता है तो आपको ज़्यादा ना तो चाइल्ड में बचेगा। हाँ, थोड़ा डिफरेंशिएट आपको गायनेकोलॉजी आपको ऑल ओवर पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ कि उसमें टोटल डिफरेंट होता है, लाइक टोटल तो नहीं बट हाँ, मल्टीपल सिम्पटम्स आर सेम, बट गायनेकोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम एंड डिफरेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट। या गायनेकोलॉजी आपको कोरिलेट कर सकता है कम्युनिटी से, बट इतना आपको बेनिफिशियल नहीं होगा, तो गायनेकोलॉजी स्पेसिफिक आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर वे में। आप गायनेकोलॉजी हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया एंड एनाटॉमी हो गया। सेकंड में आप फंडामेंटल स्टार्ट करो। फंडामेंटल में जो थोड़ा बहुत नहीं, मल्टीपल क्वेश्चन आती है, मतलब ज़्यादा तो नहीं बट हाँ आती है। एमएसएन के बाद आप तैयारी करो सबसे पहले गायनेकोलॉजी का। गायनेकोलॉजी कंप्लीट हो जाए आपको तो फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि एमएसएन के बाद आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग देन गायनेकोलॉजी स्टार्ट कर सकते हो एंड मल्टीपल टाइम रिवाइज ऑल सब्जेक्ट एंड फॉर एग्जाम बेसिस। सेकेंड हाफ में आप और आप ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको एक टॉपिक कवर करना है। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता कि हाँ आप एक दिन में जो है पूरा आप कवर कर लो, पूरा बुक एक महीने का टारगेट रखो, बुक कंप्लीट करो। दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज कि आई एम नर्सिंग ऑफिसर एंड आई डू जॉब, सो दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज कि हमें ड्यूटी आवर करते करते अपना खाना पीना, हम फैमिली से दूर रहते तो हमें सारा मेंटेन करके चलना पड़ता है। सेकेंड में आप वो हो गया एंड आप गायनेकोलॉजी कर लिया। गायनेकोलॉजी के बाद आप कम्युनिटी चले आओ, कम्युनिटी आपका हो जाए फिर आप जाओ साइकेट्रिक। साइकेट्रिक में डिसऑर्डर रह जाता है, बाकी तो ज़्यादा उसमें कुछ कंप्लीट नहीं करना है। डिजीज कंडीशन उसमें है नहीं, डिसऑर्डर ही है, थेरेपी है, ये सारे जो है आपको कंप्लीट करना है। थेरेपी भी आप चाहोगे तो ज़्यादा नहीं, 1-1 घंटा भी रोज दोगे तो 15 दिन में थेरेपी आपकी कंप्लीट हो जाएगी एंड 15 से 20 दिन में आपकी डिसऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे। एंड साइकोटिक ड्रग्स वगैरह हो गए वो आपको फार्माकोलॉजिकल में आ जाएगा, या फिर साइकोटिक ड्रग्स अलग से पढ़ना है तो साइकोटिक बुक में भी ड्रग्स दे रखा है, तो उसमें अभी आप स्टडी कर सकते हो। सेकेंड हाफ और क्या कर सकते हो, इसके साथ साथ आप सबसे इम्पोर्टेंट होती है रिवीजन। आप रिवीजन किस बेसिस पे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज कि आपकी रिवीजन नहीं हो रही है तो दिक्कत होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि कोई अगर जो आपसे जैसे कि नर्सिंग में आप हॉस्पिटल ड्यूटी पे जा रहे हो, कोई गलत आपको बता रहा है तो सबसे पहले उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज कि लोग ना क्या बोलते हैं, थ्योरिकल बेसिस वहाँ पे बताते नहीं हैं। वहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर ये भी है कि थ्योरिकल बेसिस नहीं बताएंगे, वो जो मन में आएगा बता देंगे। तो दैट्स इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट योर सेल्फ, बिकॉज कि इट्स हार्मफुल, बिकॉज कि हमारा क्वेश्चन जब चीज़ें एग्जाम में आते हैं तो हमें वो याद नहीं रहता हमारा थ्योरिकल पार्ट। कोई हमें जब ये बता दे, भरवली कोई हमें बता देता है, वो चीज़ें हमारे दिमाग में चलते रहती है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से हमारा गलत होने की संभावना होता है, बिकॉज के वो कोई थ्योरिकल पार्ट नहीं होता, वो जो कहावतें होते हैं या फिर कहीं से पुरानी दवाएं या कुछ वैसे करके जिसमें कि कोई लोग बता दिए, उससे उसका जो है थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं, तो वो हमारा थ्योरिकल पार्ट नहीं होता, इसलिए हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, उससे हम दूरी रखेंगे, भरवल चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन में दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि हमें क्वेश्चन आता है बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन के लिए मात्र एक ही सोल्यूशन है कि आप रिपीट एंड रिपीट मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन फॉर ऑल सब फॉर एग्जाम। ठीक है, दूसरा फॉर कंफ्यूजन के लिए आप कर सकते हो मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करोगे, जितना आपकी रिवीजन होगा वो बेस्ट होगा आपका। फर्स्ट एंड फॉल यू कवर योर ऑल ऑब्जेक्टिव्स and theoretical parts. First complete your theoretical part, then go to objective and revision all objectives. You try to multiple book like P.R. Yadav and Target High,
आप नॉर्मली जो है कुछ नॉर्मल आप लाइक कि कुछ भी आप जीएमसीएच हो गया, आरआरबी हो गया, या फिर ये सब जीएमसीएच में आपको क्या होता है कि प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा अराइज होते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें प्रैक्टिकल बेसिस का क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिकल बेसिस में क्लिनिकल बेसिस का जो क्वेश्चन होता है उसको हम सही से पढ़ें, देन चूज योर ऑप्शन। ये आपको बेस्ट मेथड टू प्रोटेक्ट योर रॉन्ग क्वेश्चंस, बिकॉज कि आपको लगेगा कि ये भी होता है, ये भी होता है, एंड फोर ऑप्शन इज टोटल कंफ्यूज यू। तो फर्स्ट एंड फॉल यू रीड द क्वेश्चन प्रोपरली, देन यू थिंक अ माइंड की फर्स्ट क्या हो सकता है, देन यू टेक द क्वेश्चन, दैट्स वे ऑफ प्रिवेंट, मतलब ये आपको गलत होने से बचा सकता है या कम गलती करवा सकता है। बिकॉज क्या होता है कि हमें प्रैक्टिकल बेसिस से क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, हम वहीं पे कंफ्यूज आते हैं और कंफ्यूजन में हम गलत क्वेश्चन मार के आते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। मैंने टोटली 30 क्वेश्चन टिक किया था, कुछ अच्छा तो नहीं है, बट उसमें से 26 आया था, बट हमारा 4 क्वेश्चन के अराउंडेड, मतलब क्या बोलते हैं 3 के अराउंडेड कुछ ऐसे गलत हुआ था, उसमें नेगेटिव मार्किंग था 1/3 या 1/4 था। तो ऐसे करके उसमें जो है हमारा क्वेश्चन गलत हुआ था, और इट्स माय फर्स्ट एग्जाम, सो आई गो देयर साइड, एंड कंफ्यूजन था तो नेगेटिव मार्किंग था तो हम टिक नहीं कर पाए, जिसके कारण कि हमारी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाया। 26 नंबर, इट्स नॉट अ बिग नंबर, बट इट्स ओके। आरआरबी हमने फर्स्ट में सबसे फर्स्ट आरआरबी का पेपर दिया था, उसमें मैंने जब मेरा कंप्लीट हुआ था डिप्लोमा, तो मैंने उसको किया था, तो अराउंडेड मैंने 60 क्वेश्चन टच किया था, उसमें से मेरा नेगेटिव मार्किंग करके ऐसे ही कुछ, मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ, तो क्या बोलते हैं 40 का राउंडेड आया था, तो इट्स ओके, बट सिलेक्शन नहीं हो पाया उसमें भी, और उसमें भी मैं क्या बोलते हैं उसमें मतलब नहीं हो पाया उसमें भी। अब मैंने बीटीएससी दिया है, बीटीएससी में भी आंसर की चेक करा था 40 प्लस है, बट सक जा रहा है, बिकॉज कि मैं यूपी नर्सिंग काउंसिल से था, तो मोस्ट चांसेस है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ इशू आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो इसको देखना पड़ेगा। बट हो सकता है कि मैंने बीटीएससी बीएनआरसी अप्लाई किया था और बीएनआरसी मेरा हो गया था, तो मे भी चांसेस है कि हो जाए, बट देखते हैं क्या होता है और यह कितना पे उठाता है, यह भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज मैं बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि चलो बैठे बैठा कुछ नहीं तो अपने आपको मोटिवेट किया जाए या फिर लोगों को बताया जाए कि कैसे अपनी वो है। बाकी आपको रूम का हाल दिख ही रहा होगा, 2 दिन से लगातार सीएल लेके बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है, बैठे बैठे दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा, तो हम बाहर घूमने भी नहीं जा रहे हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी जब भी कोई वीडियो आए तो आप लोग के पास जितना जब हम डालें नोटिफाई हो जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप हमारे वीडियो को जल्दी से देख सकें। बाकी आपका छोटा भाई ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोग के पास हर दिन डालेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।